हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदश्री टीचिंग क्लासेस। मैं मेघा जयसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। तो देखो आज हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, आपका डीएलएड का प्रीवियस ईयर का पेपर। पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ऑडियो विजुअल एड्स आर ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री को कहा जाता है हार्डवेयर शैक्षिक तकनीक, सॉफ्टवेयर शैक्षिक तकनीक, सॉफ्टवेयर स्किल तकनीक या उपरोक्त सभी। तो आपके जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग एड्स होते हैं, जैसे कि आप चार्ट ले बना रहे हैं, कोई मॉडल आप यूज कर रहे हैं, कोई पीपीटी आप दिखा रहे हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं आपकी टीचिंग एड के रूप में बोली जाती हैं। तो वैसे तो देखिए आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही इसमें टेक्नोलॉजी यूज होती है। जिस चीज को आप छू सकते हैं, चार्ट आप छू सकते हैं, वो क्या हो गया, एक हार्डवेयर हो गया, लेकिन उसके ऊपर जो इमेज बनी है, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, दैट इज योर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर लेकिन जब हमसे पूछा जाएगा कि एक ऑडियो विजुअल एड्स, आपको एक ही आंसर सेलेक्ट करना है, क्या हुई अपने आप में, तो वो हार्डवेयर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ब्लैक बोर्ड इज सेड टू बी द राइट हैंड ऑफ द टीचर बिकॉज। तो आपका जो ब्लैक बोर्ड होता है वो शिक्षक का दायां हाथ या राइट हैंड कहा जाता है, क्यों? ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है इट अराउजेस इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अंदर रुचि जगाता है, इस पर प्रदर्शित किए गए लेखन व चित्रांकन को त्वरित रूप से परिवर्तित और पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर आप स्पेलिंग गलत लिख दें, आप रब करके दोबारा से ठीक कर सकते हैं। आपने कोई डायग्राम बनाया है, उसमें कुछ मिस्टेक हो रही है, उसको आप रब करके दोबारा से ठीक कर सकते हैं। इट हेल्प्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू रिड्यूस स्पेलिंग मिस्टेक्स। बिल्कुल, टीचर्स और स्टूडेंट दोनों को स्पेलिंग मिस्टेक्स को जो है रिड्यूस करने के काम ये आ सकता है, क्योंकि जब आप बोल रहे होते हैं तो बच्चों को शायद स्पेलिंग क्लियर ना हो, लेकिन जब आप उस स्पेलिंग को लिखेंगे तो बच्चा भी सही नोट डाउन करेगा, सही चीज देखेगा। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स को रिड्यूस करने के भी काम आता है। ये भी सही है, ये भी सही है, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट भी जगाता है। आप खुद ही सोचिए, आप सिर्फ बोलकर पढ़ा रहे हैं, रीडिंग करा रहे हैं, आप सिर्फ बात करे जा रहे हैं, उससे बच्चे को ज्यादा समझ में आएगा, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, या जो आप बताना चाह रहे हैं वो डायग्राम आपने इस पर ड्रॉ भी कर दिया, तो बच्चे को ज्यादा इंटरेस्ट जगेगा। ऑब्वियसली तब ज्यादा जब आप ब्लैक बोर्ड पे सब चीज ड्रॉ करके या फिर कुछ पॉइंट्स लिखकर बताएंगे, तब बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट लेगा उसमें। तो ये तीनों ही पॉइंट सही है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट कॉल्स फॉर प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी चाइल्ड फॉर ऑप्टिमल डेवलपमेंट इज कॉल्ड। तो शिक्षा की वह प्रणाली जहां प्रत्येक बच्चे को इष्टतम विकास, मतलब जितना उसके अंदर पोटेंशियल है वो उसका सर्वश्रेष्ठ जो है उसमें से निकाला जाए, ठीक है, इस तरीके की शिक्षा को हम क्या कहते हैं, समेकित शिक्षा प्रणाली, समावेशित शिक्षा प्रणाली, अनिवार्य शिक्षा प्रणाली या प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली। तो इसको समावेशित शिक्षा प्रणाली या इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, जहां पे इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन होते हैं, हर बच्चे की एबिलिटीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज की जाती है, जिसमें बच्चे की सभी ज्ञान इंद्रिय जागृत हो, ठीक है, क्योंकि हर तरह का बच्चा आपके पास बैठा है, कोई सिर्फ सुन के सीखता है, कोई देख के सीखता है, कोई करके सीखेगा, तो हर तरह के यहाँ पे वेरी टीचिंग मेथड्स होते हैं। तो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन एक अच्छा टॉपिक है, इसको आपको जरूर प्रिपेयर करना है, इसमें से क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा। फिर देखेंगे आप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द बिहेवियर ऑफ अ टीचर इज। तो शिक्षक के व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, प्रभुत्व, अनुशासन, सहानुभूति, धैर्य। तो इसका सही आंसर क्या है, धैर्य। फिर आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। तो जो आपका निम्नलिखित में से कौन सा खोज अधिगम की विशेषता यहाँ पर नहीं है पूछा है। इसमें व्याख्यात्मक शिक्षण भी कहते हैं, इसे बिना निर्देशन की खोज भी कहते हैं, शिक्षक पुनर्बल प्रदान नहीं करता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, कौन सा कथन जो है इसमें यहाँ पर इसकी खोज अधिगम की विशेषता नहीं है, तो नहीं इसमें क्या होगा, सी, ठीक है, शिक्षक पुनर्बलन प्रदान नहीं करता है। देखिए किसी भी टीचिंग मेथड में जो री होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो बच्चे को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, ठीक है, तो पुनर्बलन तो आप देंगे ही और डिस्कवरी लर्निंग में भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख तत्व है जो कि कक्ष में प्रभावी शिक्षण को सक्षम बनाता है, ठीक है। तो यहाँ आपका, अब देखो डिफिकल्टी लेवल यहाँ डीएलएड पेपर में किस तरीके से बढ़ा रखी है, यहाँ पर इन्होंने ये पॉइंट्स दिए हैं और इसके बाद आपको ये कोड्स दिए हैं जिसमें से सही आंसर आपको सेलेक्ट करना है। अब इस केस में क्या होता है ना, जैसा कि हमने पहले भी एक बार बात करी थी, आपका पेपर पैटर्न इस तरीके का है कि जहां पर 200 आपके पास क्वेश्चंस हैं और आपके पास टाइम जो है वो कम है, ठीक है, 2.5 घंटा आपके पास समय है। तो इस केस में आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि आपके पास मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन भी होता है। अब यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, पढ़ने में आपका यहाँ पर जाएगा ही जाएगा समय, इसी से इसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है। क्वेश्चन अपने आप में टफ नहीं है, लेकिन ध्यान देके उसको करना है। तो यहाँ पर देखिए
पूछा गया है कि कौन सा प्रमुख तत्व जो कि कक्षा कक्ष में प्रभावी शिक्षण को सक्षम बनाता है। तो प्रभावी या फिर इफेक्टिव पेडागोजी कब होगी? शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य सकारात्मक संबंध बनाना, बिल्कुल सही है। एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में। सम्मान और देखभाल सुनिश्चित करना, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों के प्रति जो है, दोनों को एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। विभेदित अनुदेशों का प्रयोग बिल्कुल होना चाहिए। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, यानी जिस तरीके के आपके लर्नर्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन देंगे। और स्वतंत्र और सहयोगात्मक कार्य हेतु अवसर प्रदान करना, बिल्कुल बच्चों को आपको स्वतंत्रता देनी है, फ्रीडम देनी है और कोलैबोरेटिव वर्क भी उनको सिखाना है। ठीक है, एक दूसरे के साथ किस तरीके से बच्चे मिलकर काम कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली कैसे काम कर सकते हैं, उन दोनों के अवसर आपको देने हैं। तो ये चारों ही हैं आपका। तो ये आपका किस में आ रहा है? ए ऑप्शन में आ रहा है, 1 2 3 4। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, दंड दिया जाता है, पनिशमेंट इज गिवन। तो देखिए, दंड किस लिए दिया जाता है? गलत व्यवहार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, वांछित व्यवहार स्थापित करने के लिए, सबक सिखाने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब देखो, सबक सिखाने के लिए कभी भी ये नेगेटिव कमेंट हो गया, इसको नहीं लिया जाता टीचिंग एप्टीट्यूड में। वैसे तो आजकल पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं खत्म हो गया, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि जो दंड दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है, तो वो आपके गलत व्यवहार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दिया। एक बार आपने गलती की, उस पर अगर आपको दंड मिल गया तो आप उस काम को दोबारा नहीं दोहराएंगे। ठीक है, अगर हम वांछित व्यवहार की बात करें कि डिजायरेबल जो आपका वर्क है वो आपको लेकर आना है, या टास्क जो है बच्चा फिर करे, आउटकम फिर से आए, उसके लिए आप रीइंफोर्समेंट देते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशन इज। तो इवैल्यूएशन की कैरेक्टरिस्टिक, मुख्य विशेषता बतानी है यहाँ पर। मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए पुनर्मूल्यांकन का कार्य करती है, बिल्कुल सही है। शिक्षक के लिए भी पुनर्बलन का कार्य करती है, क्योंकि इवैल्यूएशन या मूल्यांकन करके टीचर को यह पता चल जाता है कि उसने जो शिक्षा के लिए या बच्चों को टीच करने के लिए जो भी मेथड, स्ट्रेटेजी वगैरह वो सब डिजाइन की थी, वो किस हद तक कामयाब रही। ठीक है, बच्चों का इवैल्यूएशन तो होता ही है। मूल्यांकन केवल परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव है, ये नहीं है। ठीक है, मूल्यांकन सिर्फ परिमाणात्मक नहीं होता, ये क्वालिटेटिव भी होता है, क्योंकि इसमें मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों जुड़े हुए। ऑब्जर्वेशन इज नॉट अ मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जो है वो इवैल्यूएशन का मेथड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मेन कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी आपकी? ए ऑप्शन आपका करेक्ट है कि मूल्यांकन प्रक्रिया जो होती है शिक्षक और छात्र दोनों के लिए पुनर्मूल्यांकन का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज योर रोल एज अ टीचर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक अध्यापक के रूप में आपके विद्यार्थियों के ज्ञान के सृजन में क्या भूमिका है? टू हेल्प देम इन मेमोराइजिंग कॉन्सेप्ट। जब आप ज्ञान के सृजन की बात कर रहे हो कि बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, तो आप रोट मेमोरी पे बल नहीं दोगे। रटने का मतलब होता है बच्चे ने खुद से अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट नहीं की है, बस जो उसको दिया गया था वो उसने रट लिया है, तो ये तो नहीं होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स एक्सपीरियंसेस ऑफ ईच चाइल्ड। बिल्कुल, हर बच्चे को क्या अनुभव हो रहे हैं उसके प्रति आपको क्या होना चाहिए? संवेदनशील होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। रिफ्यूजिंग टू आस्क क्वेश्चंस रिपीटेडली टू स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चंस रिपीटेडली। बच्चों को मना करेंगे, जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप उनको मना कर दोगे, ये भी गलत है। ठीक है, चौथा देखते हैं, रिलेटिंग स्कूल एक्टिविटीज टू रियल लाइफ। बिल्कुल सही है, स्कूल में जो गतिविधियां आप बच्चों को करा रहे हैं वो बच्चा वास्तविक जीवन से जोड़ पाए, तभी तो उसकी नॉलेज कंस्ट्रक्ट होगी, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर सही निकल के आ रहा है? हमारा आंसर सेकंड और फोर्थ निकल के आ रहा है सही। तो कोड्स में से हम सेलेक्ट करेंगे, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, व्हाट थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग होमवर्क। तो जब आप बच्चों को गृह कार्य देते हैं, उनके लिए गृह कार्य तैयार करते हैं, तो कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए? देख रहे हो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस जो है आपके बार बार पॉइंट वाइज दे दिए गए हैं, कोड्स दे दिए गए हैं, इसी से आपकी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन अपने आप में बहुत टफ नहीं है। अब बताओ, होमवर्क प्रिपेयर करते वक्त आप किन बातों का ध्यान रखोगे? भाई, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल रखने। शिक्षण जो भी होता है हमेशा आपके उद्देश्य निश्चित होते हैं, उसी को लेकर ध्यान में रखते हुए आप शिक्षण की कोई भी गतिविधि करते हैं। तो होमवर्क देते समय भी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आप ध्यान में रखेंगे, सिलेबस और टेक्स्ट बुक का भी ध्यान रखेंगे, शिक्षण विधि आपने क्या अपनाई थी उसका भी ध्यान रखेंगे, बच्चों का मानसिक स्तर कैसा है उसका भी ध्यान रखेंगे, बच्चों का इंटरेस्ट और एटीट्यूड का भी ध्यान रखेंगे। ये सभी पॉइंट्स आएंगे, यानी 1 2 3 4 5 बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सी चिंतनशील अध्यापक की विशेषताएं? ठीक है, एक रिफ्लेक्टिव टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पूछी गई है। बुद्धिमान, स्मार्टनेस, प्रतिबद्धता, खुले विचार, सामाजिक रूप से जागरूक और सहायक, या अच्छा अनुसंधान करता। यहाँ पर देखेंगे तो आपका
प्रतिबद्धता और खुले विचार आएगा, बिल्कुल सही है भाई। बुद्धिमानी और स्मार्टनेस तो होगी। रिफ्लेक्टिव टीचर का मतलब चिंतनशील, मतलब जो बच्चों के बारे में भी सोचे कि किस गतिविधि से बच्चे क्या चीज सीख पाएंगे, ये सब थोड़ा चीजें सोच समझ के करे। थिंकिंग एबिलिटी उसकी अच्छी हो, तो उसके लिए प्रतिबद्धता और खुले विचार होना बहुत जरूरी है, ओपन थिंकिंग होना जरूरी है, सामाजिक रूप से जागरूक होना जरूरी है, एक सहायक होना जरूरी है, और एक अच्छा रिसर्चर होना भी जरूरी है। तो ये आपका 2, 3, 4 सही ऑप्शन है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 12, विद्यालय में पाठ्यक्रम क्यों आवश्यक है। तो जो आपका सिलेबस होता है वो स्कूल में क्यों नेसेसरी होता है। यह विद्यालय के समुचित संचालन में सहायता करता है, यह कक्षा शिक्षा को नियंत्रण में रखता है, यह शिक्षक को अपने शिक्षण की योजना व्यवस्थित रूप से बनाने में सहायता करता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए जो पाठ्यक्रम होता है वो आपका इन सभी चीजों में हेल्प करता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परंपरागत शिक्षण से आधुनिक शिक्षण की ओर प्रमुख बदलाव की ओर इंगित करता है। तो ट्रेडिशनल टीचिंग से जो हम मॉडर्न टीचिंग में जा रहे हैं वहां पर काफी सारे चेंजेस हुए। ट्रेडिशनल टीचिंग की बात करें तो वहां शिक्षक ही सर्वे सर्वा होता था, स्टूडेंट को सिर्फ वो पैसिव लिसनर की तरह काम करते थे, सिर्फ सुनना होता था। लेकिन आज हम देखेंगे बच्चों के हाथ में ज्यादा कंट्रोल है, वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है, टीचर यहाँ पर सिर्फ एक सुविधा दाता है। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें किस स्टेटमेंट में दिख रहा है कि ट्रेडिशनल से हम मॉडर्न की तरफ आ गए। तो शिक्षार्थी केंद्रित से शिक्षक केंद्रित गलत है, शिक्षार्थी स्टूडेंट से टीचर सेंट्रिक होना नहीं, ये मॉडर्न की तरफ नहीं जा रहा, ये तो उल्टा है। फिर शिक्षार्थी की प्रतिभागिता से शिक्षार्थी की ग्राह्यता की ओर, मतलब शिक्षार्थी या स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट ना करे, सिर्फ पैसिवली रिसीव करे, ये भी गलत है। शिक्षक के निर्देशों और निर्णय से शिक्षार्थी की स्वायत्तता की ओर, हाँ यहाँ पर क्या है, टीचर जो है आपको डायरेक्शंस दे रहा है, आपको डिसीजंस लेके दे रहा है, लेकिन इससे अगर आप ये बढ़ जाए कि बच्चे को आपने ऑटोनॉमी दे दी कि वो खुद से अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करे, खुद फ्रीडम रखे, खुद एक्टिविटी डिजाइन कर ले अपने आप कि उसे कैसे सीखना है, अपने आप से अपने ज्ञान अर्जित करे, ये है आपका कि हम ट्रेडिशनल से मॉडर्न की ओर जा रहे हैं। फिर भी फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, समझ आधारित अधिगम से रटंत्र सीखने की प्रणाली की ओर, ये भी गलत है। समझ से हम रटने पर जाएंगे, गलत हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन 14, सम इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जब हम शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे, हम अपने हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, हाथों के इशारों से बात कर रहे हैं। तो यहाँ फेशियल एक्सप्रेशन आएगा, लैंग्वेज ऑफ आइज आंखों की भाषा, बॉडी लैंग्वेज, साउंड सिंबल्स, ठीक है, तो ये सारे आ जाएंगे, तो ये आपका ऑल ऑफ द अबव आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण के कुछ सिद्धांत होते हैं जो आप शिक्षण में पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि कौन सा इसमें से प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत बिल्कुल है, गतिविधि का सिद्धांत बिल्कुल है, अस्वीकृति का सिद्धांत नहीं। प्रिंसिपल ऑफ रिजेक्शन नहीं होता, किसी भी बच्चे को आप रिजेक्ट नहीं करते हैं, हर बच्चे के अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज होती है, तो ये सब तो है। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन और रिक्रिएशन भी है, सृजन और मनोरंजन भी है। कौन सा नहीं है, सी वाला नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टीचर बिहेवियर। प्रशंसा करना या प्रोत्साहित करना, व्याख्यान देना, निर्देश देना, उपरोक्त सभी, ठीक है, तो ये आपका ना एक फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस, ठीक है, फ्लेंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस है, जिसमें उन्होंने कक्षा के अंदर जो भी एक्टिविटीज चलती हैं उसको उन्होंने क्या कहा है कि एक इंटरेक्शन हो रहा है स्टूडेंट और टीचर के प्रति, तो उसका उन्होंने कैटेगराइज सिस्टम बनाया है, जिसमें अलग अलग उन्होंने 10 पॉइंट 10 तरह की कैटेगरीज में उसको बल्कि कैटेगरीज के 10 एक्टिविटीज में उन्होंने डिवाइड किया है। कुछ डायरेक्ट बिहेवियर होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट बिहेवियर होते हैं, ठीक है, एक जगह साइलेंस का भी आपकी कैटेगरी है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से उठ के आ गया है। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है कि कौन सा प्रत्यक्ष व्यवहार नहीं है। तो देखिए ये जो है फ्लेंडर के अनुसार सब प्रत्यक्ष में आते हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली ये और ये, तभी उन्होंने उपरोक्त सभी कह दिया, लेकिन ये आपका प्रत्यक्ष में नहीं आता। तो प्रशंसा करना या प्रोत्साहित करना इनडायरेक्ट बिहेवियर, डायरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन से कथन सीखने के संबंध में सत्य हैं। ठीक है, तो लर्निंग है, लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जब आप लर्निंग पढ़ोगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे, तो लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स से डायरेक्ट उठाकर यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। सीखना उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख होता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रत्येक जीव सीखता है, ये भी बिल्कुल सही है। लर्निंग इज यूनिवर्सल, हर जीव को भगवान ने कैपेबिलिटी दी है, क्षमता दी है कि वो अपने अकॉर्डिंग चीजें सीखता है। ठीक है, कोई भी आप देख लो, अगर एक मंकी का भी बच्चा होगा तो वो क्या करेगा, जो उसको अपनी लाइफ में जरूरी है वो चीजें सीखेगा। ठीक है, पेड़ पे चढ़ना सीखेगा, इस तरीके की चीजें जो है हर जीव के अंदर सीखने की कैपेबिलिटी होती है। तो यूनिवर्सल है लर्निंग। सीखने में
परिपक्वता, थकान, बीमारी या दवाओं के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन सम्मिलित नहीं। ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, कि अगर हम इन चीजों के अंतर्गत अगर कोई चीज हमारे परिवर्तन आ रही है हमारे व्यवहार में, तो वो सीखने में काउंट नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो है आपके चारों ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुसंवेदी उपागम की विशेषता नहीं है? तो मल्टी सेंसरी अप्रोच की कैरेक्टरिस्टिक इसमें से नहीं है, कौन सी पूछा है? तो इनमें से विधियों, इसमें विधियों, तकनीकों और सामग्रियों के संदर्भ में बहु इंद्रिय सम्मिलित है। मल्टी सेंसरी नाम से ही पता चल रहा है कि आपके बहुत सारे सेंसेस यहाँ एक्टिव है। मल्टी सेंसरी का एग्जांपल समझ लो कि आप थिएटर में मूवी देख रहे हो, भी आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, ठीक है, वहां पर तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके ज्यादा सेंसेस यूज हो रहे हैं। अगर आप कोई चीज एक्टिविटी लैब में कर रहे हो तो वहां पर आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो चीजों को, ठीक है। आप कोई अगर मान लो कोई मिक्सिंग कर रहे हो, बबलिंग हो रही है, तो उसकी आवाज भी सुनाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर आप कोई चीजों को फील भी कर रहे हो, टच भी कर रहे हो, तो यहाँ बहुत सारे सेंसेस एक्टिव हो रहे हैं। तो मल्टी सेंसरी अप्रोच पे बेस्ड होना यही कहते हैं। अब देखो सेकंड ऑप्शन है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक जीवंत और रोचक बनाता है। बिल्कुल सही है। यह दूरस्थ शिक्षा पर लागू नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, तो यही आएगा सही ऑप्शन आपका, क्योंकि दूरस्थ शिक्षा पर ये लागू होता है। डिस्टेंस एजुकेशन में आप इन चीजों का प्रयोग करते ही हो, ठीक है। आप देखो, आप ऑनलाइन जो टीचिंग करते हो, ऑनलाइन आप जो वीडियोस देख रहे हो, तो वो क्या है, वहां पर आपका यही चीज तो यूज हो रही है। मल्टी सेंसरी अप्रोच पर बेस्ड टीचिंग लर्निंग एड्स ही तो यूज हो रही है, ठीक है। तो ये दूरस्थ शिक्षा में यूज होता है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है, तो आपका ऑप्शन यही सही है। नेक्स्ट है, परंपरागत उपागम शिक्षण सहायक सामग्री को निम्न प्रकार से वर्गीकृत करता है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है टीचिंग एड्स को क्लासिफाई करने की? ऑडियो एड, विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एंड एक्टिविटी एड, ऑडियो विजुअल एंड एक्टिविटी एड, एक्टिविटी एड। तो ये सी ऑप्शन सही है। भाई आपके कुछ श्रव्य सामग्रियां होती है, जैसे रेडियो, ग्रामोफोन, ठीक है, ये हो गया। विजुअल एड हो गया, चार्ट हो गया, ठीक है, डिस्प्ले बोर्ड हो गया, फ्लैनल बोर्ड हो गया। ऑडियो विजुअल में आपकी फिल्म स्ट्रिप्स हो गई, ठीक है, आप कोई मूवी देख रहे हो, वो आपका ऑडियो विजुअल में आ जाएगा। एक्टिविटी में कोई गतिविधि कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के प्रारंभ में किसी व्यक्ति के कमजोर अथवा मजबूत पक्ष को जानने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। तो आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अभी शुरू कर रहे हो और आपको ये चेक करना है कि बच्चे को कहाँ से और क्या पढ़ाना है। तो अभी आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, बच्चा पहले से कितना जानता है। तो उसके लिए आप कौन सा मूल्यांकन करते हो, नैदानिक, योगात्मक, रचनात्मक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये नैदानिक है, ठीक है, डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन। स्तंभ अ का मिलान स्तंभ बी से करना है। तो यहाँ पर आपकी क्या दी है, यहाँ पर आपकी कैरेक्टरिस्टिक दी है और वहां उससे संबंधित लर्निंग डिफिकल्टी दी है। तो ये लर्निंग डिफिकल्टीज या लर्निंग डिसेबिलिटीज आपको आनी चाहिए। तो पढ़ने से संबंधित अक्षमता आपकी होती है डिसलेक्सिया, गणित से संबंधी होती है आपकी डिसकैल्कुलिया, और लिखने से संबंधी होती है डिसग्राफिया। यानी ए के साथ आएगा 3 जो 2 ऑप्शन में आ रहा है, फिर बी के साथ है 2, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन 22, how the acquisition of capacities in language communication and logical reasoning can be ensured in students। तो यहाँ पर हम अगर विद्यार्थियों में भाषा संप्रेषण और तार्किक तर्क की क्षमताओं का विकास करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी यूज कर सकते हैं? बाय मोर पार्टिसिपेशन, बिल्कुल। बाय क्वेश्चनिंग, ये भी सही है। बाय डिस्कसिंग, ये भी सही है। बाय गिविंग लेक्चर टू स्टूडेंट, सिर्फ स्टूडेंट को लेक्चर देकर ये नहीं होगा, ठीक है। ये आपका जहां पर बच्चा भी एक्टिव है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 1 2 3 किसमें आ रहा है? आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, सीखने का आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जब आप सीखने का आकलन कर रहे हो, मतलब आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो चुकी है और अब आप ये चेक करना चाह रहे हो कि बच्चे को कितना आया है, तो ये लास्ट की जो टर्मिनल एग्जाम या फाइनल एग्जाम होते हैं ना, सीखने का आकलन में, वो आता है आपका। तो यहाँ पर पूछा सीखने के आकलन के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी प्रकृति रचनात्मक है, यह बच्चों की प्रगति की निगरानी करने में शिक्षक की सहायता करता है, इसकी प्रकृति योगात्मक है, यह बच्चों को स्वयं के प्रदर्शन की निगरानी करने में सहायता करता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये समेटिव है नेचर में, योगात्मक है। जैसे मैंने कहा ना, फाइनल में जो आप देते हो समेटिव असेसमेंट, फाइनल टेस्ट, ये आएगा। फॉर्मेटिव नहीं होता, फॉर्मेटिव बीच बीच में आपके यूनिट टेस्ट होते हैं या नॉर्मल एक्टिविटीज होती है जिसपे आपकी ग्रेडिंग वगैरह होती है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यहाँ अभी जारी है, ठीक है, आप सुधार कर सकते हो अभी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये नहीं होगा। टीचर जो है मॉनिटर प्रोग्रेस तभी करता है जब फॉर्मेटिव असेसमेंट लेता है, ठीक है। क्लास टेस्ट, आपने कोई चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद एक क्लास टेस्ट लिया, तो टीचर ये देखेगी बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया है।
तो वहां पर वो क्या कर रही है, टीचर मॉनिटर कर रही है प्रोग्रेस को। और स्टूडेंट भी तभी मॉनिटर करता है जब असेसमेंट एज लर्निंग होता है। यहाँ पर स्टूडेंट जो है अपना भी असेसमेंट कर रहा है, वो देख रहा है कि जब वो सीख रहा है तो सीखते सीखते अगर वो खुद से, मान लो उसने एक चैप्टर प्रिपेयर किया, उसके क्वेश्चंस देखे और उसके बाद अपने फ्रेंड से कहा कि भैया आप ये एमसीक्यू मुझसे पूछ लो, तो वो देख रहा है कि मेरे को कितना आ रहा है, तो वो अपने खुद की मॉनिटरिंग कर रहा है। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 24, एक शिक्षक छात्र को दंडित करते हुए कक्षा से बाहर निकल जाने को कहता है, यह किस प्रकार का शिक्षक व्यवहार कहा जाएगा? मौन या विभ्रांत, आलोचना करना तथा अधिकार दिखाना, निर्देश देना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या है, आलोचना करना, अधिकार, अपनी अथॉरिटी दिखा रहा है टीचर। ये निम्नांकित में से कौन सा कथन उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सही नहीं है, पूछा है। उपचारात्मक शिक्षण देखो तब दिया जाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लिया उसके बाद। अब ये डायग्नोस्टिक टेस्ट वाले से अलग है, जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुरू होने से पहले देख रहे थे, आप स्ट्रेंथ और वीकनेस चेक कर रहे थे बच्चे की। अब आप अगर आप बीच में टेस्ट ले रहे हो, आपने कुछ पढ़ा दिया, उसके बाद आप फिर से स्ट्रेंथ और वीकनेस चेक कर रहे हो, वो किस लिए कर रहे हो कि जो बच्चे को समझ में नहीं आया उसको आप रेमेडियल टीचिंग दोगे, उपचारात्मक शिक्षण दोगे, फिर से समझाओगे। ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण सामूहिक होता है, उपचारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत होता है, प्रत्येक छात्र की अधिगम कठिनाई पृथक होती है, इनमें से कोई नहीं। ये तो सही है, ये भी सही है आपका, ये रॉन्ग है, उपचारात्मक शिक्षण सामूहिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण तकनीकी के संबंध में सही है? शिक्षण तकनीकी में ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, शिक्षण तकनीकी में भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, शिक्षण तकनीकी में क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, या फिर शिक्षण तकनीकी में ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। तो देखिए, आपके क्रियात्मक होते हैं आपके पक्ष में, जब हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जहां बच्चा डूइंग एस्पेक्ट सीखता है, क्रियाएं करके देख रहा है। भावात्मक की जब हम बात कर रहे हैं तो हम उसकी फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं। और जब हम ज्ञानात्मक की बात कर रहे हैं तो हम उसके ज्ञान की बात कर रहे हैं, जहां हम उसको नॉलेज दे रहे हैं। और ये सभी चीजें जो है आपकी शिक्षण के तहत की जाती है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस नवीन ढांचे की अनुशंसा करती है? तो यहाँ पर देखिए, आपके जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अब एनईपी से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद अभी हम चेक करेंगे तो आपका एनसीएफएसई, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फ्रॉम फॉर स्कूल एजुकेशन से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक्स भी अब आपको डीएलएड के लिए तैयार करने हैं। तो देखिए, अब आपसे पूछा गया कि स्ट्रक्चर अब हमारा किस तरीके का हो गया एजुकेशन का, 10+2, 5+2+4+4, 5+3+3+4 या 5+4+3+3। तो आपका सही आंसर है 5+3+3+4। नेक्स्ट पे चलेंगे, कक्षा में अपनाई जाने वाली शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण रणनीतियां निम्न प्रकार से वर्गीकृत की जाती हैं। बोलने और सुनने की रणनीति, लेखन एवं पठन की रणनीति, मौखिक एवं लेखन रणनीति, या भाषा रहित संप्रेषण रणनीति। तो देखिए, अब आपका यहाँ पर स्ट्रैटेजीज पूछी गई है कि आपकी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज कम्युनिकेशन में यूज की जाती हैं। और अब आपके इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाने लगे हैं, जहां पर आपको यहाँ पर पॉइंट्स दे दी जाते हैं और उसके बाद कोड्स के फॉर्म में फिर से आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। और डीएलएड के पेपर में आप जानते ही हैं, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना है, जीके प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड, दो आपके सेक्शन ऐसे हैं जहां पर से आपको टाइम सेव करना है और अपना टाइम कहाँ पे यूज करना है, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस पर, कि ऑब्वियसली वहां पर आपके पास समय कम है पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन को देने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर बोलना, सुनना, लेखन, पठन, मौखिक लेखन, ये सभी देखिए आपका कम्युनिकेशन के साधन है और यहाँ पर सभी चीजें होती है। भाषा रहित संप्रेषण भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जब टीचर अपने हाव भाव वगैरह से बात कर रही होती है। तो ये सभी है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट पे चलेंगे, समावेशित कक्षा में किस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री सीखने में सहायक होगी? केवल दृश्य सामग्री, केवल स्पर्श, केवल श्रवण सामग्री, या बहुसंवेदी सामग्री? और ये क्वेश्चन तो एज इट इज जैसा हम मॉक टेस्ट वगैरह में कराया गया था, बिल्कुल वैसे का वैसा आ गया था। तो आपका इसका सही आंसर है बहुसंवेदी सामग्री। समावेशित कक्षा एक इस तरह की कक्षा होती है जहां पर सामान्य बच्चे और कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ बिठाकर पढ़ाया जाता है। तो ऑब्वियसली सबकी लर्निंग एबिलिटीज अलग अलग तरीके की होंगी, तो यहाँ पर हमें मल्टी सेंसरी अप्रोच जो है वो यूज करनी पड़ती है। इस चीज को ध्यान रख लीजिए, समावेशित कक्षा में हमेशा आपको बहुसंवेदी सामग्री का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों को देखना चाहिए ज्ञान ग्रहणकर्ता के रूप में, रटने वाले शिक्षार्थी के रूप में, सीखने में सक्रिय भागीदारी के रूप में, या शिक्षक के एक अच्छे अनुयायी के रूप में। तो देखिए, एक टीचर को जो शिक्षार्थी होते हैं यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हमेशा किसकी तरह देखना चाहिए, सीखने में
सक्रिय भागीदार के रूप में। बच्चों को आपको हमेशा अपनी टीचिंग में इन्वॉल्व करना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लासरूम में बच्चे सिर्फ बैठे हुए और आप ही बोले जा रहे हैं और बच्चों को सिर्फ सुनने के लिए आपने छोड़ दिया। हमेशा बच्चों को आपको क्या करना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना है। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या क्या है। इसका तात्पर्य समग्र लक्ष्यों, योजनाओं एवं अभ्यासों से है जो विद्यार्थी के अनुभवों को आकार देते हैं। इसका तात्पर्य विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों से है। इसका तात्पर्य शिक्षण अधिगम सामग्री से है, या इसका तात्पर्य विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों एवं पाठ्यक्रम से है। तो देखिए पाठ्यचर्या जो होती है आपकी, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस था। हालांकि बाद में जो आपका सही आंसर यहाँ पे बताया गया था, सही आंसर यहाँ पर ए था आपका। अब डिफरेंस क्या है देखिए, क्योंकि करिकुलम की अगर आप हिंदी देखें तो इसकी हिंदी होती है पाठ्यक्रम, ठीक है, और जो हमारा वर्ड यहाँ पे पाठ्यचर्या दिया है वो है सिलेबस। और सिलेबस और करिकुलम में डिफरेंस होता है, ठीक है। करिकुलम क्या होता है, करिकुलम मतलब एक साल के अंतर्गत जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटीज प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज आपके एक स्कूल ने डिजाइन की है आपकी कक्षा के लिए, वो सब करिकुलम में आ जाता है, ठीक है। उसमें जैसे कि आपका पढ़ाना तो हुआ ही है, साथ में आपकी जो करिकुलर एक्टिविटीज हुई वो भी उसमें इंक्लूड होती है। जबकि हम जब सिलेबस की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो पढ़ाने वाला एस्पेक्ट है वो आता है, जिसमें हम आपके करिकुलर एस्पेक्ट की बात करते हैं, कितना आपको मटेरियल पढ़ाना है, कितने यूनिट्स पढ़ाने हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, और उसमें हम आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं ऐड करते। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में आपका करिकुलम दिया हुआ था, तो करिकुलम इट विल रेफर टू ओवरऑल गोल्स, प्लान्स एंड प्रैक्टिसेस दैट शेप द एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्योंकि हम करिकुलम को ही सही मानेंगे, इंग्लिश वाला तो सही माना जाएगा, तो यहाँ पर उसके हिसाब से ये पूरा ओवरऑल गोल्स की बात हो रही है। फिर देखिए नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम रणनीतियों की आवश्यकता है। विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने के लिए, विद्यार्थियों की केवल संवेगात्मक आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने के लिए, विद्यार्थियों की केवल शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने के लिए, या विद्यार्थियों की केवल सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने के लिए। तो शिक्षण अधिगम रणनीतियों की आवश्यकता हमेशा जब भी हम बात करते हैं बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी सही आंसर आपका क्या निकलेगा, विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के लिए, ठीक है। जितनी भी डाइवर्स नीड्स है बच्चे की, किसी भी तरीके की नीड्स हो सकती है। यहाँ आपका सेकंड जो है इसमें सिर्फ आपकी इमोशनल नीड्स की बात हो रही है। आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपकी केवल शैक्षिक आवश्यकताओं की बात हो रही है, और आपका जो डी वाला ऑप्शन है उसमें सिर्फ आपकी सोशल नीड्स की बात हो रही है। तो हम सिर्फ एक एक एस्पेक्ट पे ध्यान नहीं देते, ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे ध्यान दिया जाता है, इसलिए फर्स्ट वाला आंसर सही है। नेक्स्ट पे चलेंगे, प्रतिभा कक्षा 5 की विद्यार्थी है। जब शिक्षिका उसका मौखिक परीक्षण लेती है तो वह बिल्कुल भी उत्तर नहीं दे पाती है, उसे बात करने में घबराहट होती है, किंतु वह लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करती है। इस परिस्थिति में एक शिक्षक के रूप में आप प्रतिभा का आकलन कैसे करेंगे? क्योंकि उसने कोई उत्तर नहीं दिया इसलिए उसे कोई अंक नहीं देना चाहिए, उसके माता पिता से शिकायत करनी चाहिए, उससे उत्तर न देने पर डांटना चाहिए, या उसे लिखकर उत्तर देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो देखिए उसे बोलने में घबराहट होती है, तो हमें क्या करना है, बच्चे की एबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही चीजों को डिजाइन करना होता है। तो अगर वो बोल नहीं पा रही है तो एटलीस्ट हमें उसे क्या करना चाहिए, लिखकर उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, रियात अपनी कक्षा में बच्चों हेतु जीके का परीक्षण करना चाहती है। किस प्रकार के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं कम समय लेने वाले होंगे? एमसीक्यू, प्रोजेक्ट पर आधारित प्रश्न, असाइनमेंट पर आधारित प्रश्न, या एसे टाइप प्रश्न? तो देखिए जब आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेना है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जहां पर जो आंसर है वही है, उसके अलावा आपकी बायसनेस चेक करते वक्त नहीं आ सकते। जबकि एसे टाइप क्वेश्चन जो आपके होते हैं इसमें टीचर की बायसनेस आ सकती है, उन्हें आंसर पसंद आए या ना आए। लेकिन एमसीक्यू का आंसर तो जो है वही है ना, टीचर अगर बच्चे ने सही किया तो टीचर को सही मार्क्स देने ही पड़ेंगे, दैट इज ऑब्जेक्टिव, जहां पर टीचर की बायसनेस नहीं आएगी। तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेने की बात हो रही है, कम समय लेने की बात हो रही है, तो ये एमसीक्यू आएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, सृजनात्मक कक्षा कक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षक कक्षा का प्रबंधक और आयोजक है, शिक्षक कक्षा को नियंत्रित करने वाला है, विद्यार्थी स्वयं के ज्ञान के सृजन करता है और शिक्षक सुगम करता है, यह शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण है। तो देखिए सृजनात्मक कक्षा कक्ष का मतलब है, यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास की बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म एक ऐसी अप्रोच है जहां पर बच्चे को अपने ज्ञान का खुद निर्माता माना जाता है, कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा, बच्चा एक्टिवली एनवायरनमेंट के साथ, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है और अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। टीचर सिर्फ उसके लिए क्या करती है, फैसिलिटेट करती है, उसका क्लासरूम एनवायरनमेंट बनाती है, उसको ऐसे एक्सपीरियंसेस जो है उसकी अपॉर्चुनिटी देती है जहाँ पे बच्चा सीख सके। तो अगर हम सृजनात्मक कक्षा कक्ष की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सही कथन होगा, विद्यार्थी स्वयं के ज्ञान के सृजन करता है और शिक्षक सुगम करता है।
नेक्स्ट पे चलेंगे। दिनेश कक्षा 6 का विद्यार्थी है, उसके शिक्षक ने उसे एक असाइनमेंट दिया। असाइनमेंट करते समय उसे अपने पूर्व अनुभवों को याद किया और पाया कि उसने कुछ चीजें इसमें सम्मिलित नहीं की हैं। अपने पूर्व अनुभव के आधार पर वह पुनः स्व अध्ययन करता है और अपने असाइनमेंट को सुधारता है और अपने शिक्षक को जमा करता है। इस प्रकार का आकलन है सीखने के रूप में आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सत्रांत आकलन। तो देखिए, जहां पर बच्चा खुद से अपने आप को देख रहा है, चेक कर रहा है, असेस कर रहा है और इसके बाद फिर से उसमें सुधार कर रहा है, ये है असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, सीखने के रूप में आकलन। सीखने का आकलन कब होता है? सीखने का आकलन होता है आपका, सीखने का आकलन कब होता है आपका? ये आपका समेटिव एसएएस है। ठीक है, जो आप फाइनल एग्जाम्स वगैरह लेते हैं। अब आपकी टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, लास्ट में अब आप चेक कर रहे हो कि बच्चे ने कितना सीखा, तो ये है आपका सीखने का आकलन। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और जब हम असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करते हैं, यानी सीखने के लिए आकलन, इसमें आते हैं आपके एफए या बीच बीच में जो टेस्ट लिए जाते हैं, यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया अभी चल रही है। टीचर ये देखने की कोशिश कर रही है कि जो सीखने का रास्ता ये जो पूरा चल रहा है, जैसा बच्चे को सिखाया जा रहा है, बच्चे ठीक से सीख रहे हैं या नहीं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो उसको फिर से सुधारा जा सकता है। यहाँ टीचिंग लर्निंग अभी खत्म नहीं हुई है, यहाँ खत्म हो चुकी है, लास्ट में आपका टेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है, और असेसमेंट एज लर्निंग में क्या है? या तो आपके पीयर यानी कि आपके साथी जो है वो आपका असेसमेंट करें, या आप स्वयं का असेसमेंट करें, और उस असेसमेंट के दौरान भी आप सीख रहे होते हैं, इसीलिए है असेसमेंट एज लर्निंग। तो इसका ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है, शिक्षण के 3 स्तर कौन से हैं? स्मृति स्तर, अवलोकन स्तर, बोध स्तर। स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। स्मृति स्तर, अंतःक्रियात्मक स्तर, चिंतन स्तर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो सबसे नीचे आपका मेमोरी लेवल होता है, जहां पर आप सिर्फ बच्चों को चीजें रटवाते हैं। ये छोटी कक्षाओं में ज्यादा यूज होता है। एक बार आपका मेमोरी लेवल का जो टीचिंग है वो खत्म हो गया, तो अब आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आते हो, बोध स्तर पे आते हो, जहां पर आप बच्चों को चीजें या कॉन्सेप्ट समझाते हो। और एक बार आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का भी जब शिक्षण खत्म हो जाता है, तो आप तीसरे पे आते हो, जो कि है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल आपका कौन सा होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल में आपका होता है ओके, हाँ, जहाँ पे आप थिंकिंग करके, जहाँ आप सोच कर बच्चा जो है अपनी थिंकिंग एबिलिटीज के द्वारा सीख रहा है, तो यहाँ पर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीजें बच्चों को देते हो और ये हायर क्लासेस में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का व्यापक लक्ष्य नहीं है? चिंतन और स्वायत्तता का विकास, स्वास्थ्य और कल्याण, टीएलएम का निर्माण, या सांस्कृतिक प्रतिभागिता। तो आपका कौन सा यहाँ पर ब्रॉड एम नहीं है पूछा है, तो टीएलएम प्रिपेयर करना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रिपेयर करना, ये शिक्षा का व्यापक लक्ष्य नहीं। नेक्स्ट है, गतिविधि और खेल आधारित विधियां छोटे बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान करती हैं तथा उनके ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के अर्जन में सहायता करती हैं। रचनात्मक अनुभव के लिए प्रेरणादायक वातावरण निर्मित करती हैं, या फिर कार्य और खेल के माध्यम से आत्मविश्वास और समझ विकसित करती हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, गतिविधि, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्ले बेस्ड लर्निंग, इनमें हमें सभी चीजें ये देखने को मिलेंगी। तो इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों से क्या कहेंगे यदि वे बरसात के दिन देर से विद्यालय आए? आप कुछ नहीं कहेंगे, आप देर से आने का कारण जानने का प्रयास करेंगे, आप उन्हें देर से आने के लिए दंडित करेंगे, या फिर आप उन्हें शपथ दिलवाएंगे कि वे भविष्य में कभी देर से नहीं आएंगे। तो देखिए, कभी भी हमें बच्चों में इस तरीके की कोई समस्या देखने को मिलती है, बच्चा डिसिप्लिन में नहीं है, होमवर्क करके नहीं आ रहा, टाइम से नहीं आ रहा, तो हमेशा हमारा आंसर क्या होता है कि आप वजह जानने की कोशिश करेंगे, कारण जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। नेक्स्ट है आपका, समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण है? शिक्षकों की तैयारी, आधारभूत संरचना, संसाधनों की उपलब्धता, या कठोर आकलन प्रणाली। तो देखिए, अगर हम एक इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करें, तो यहाँ पर शिक्षकों की तैयारी होनी चाहिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, आपके पास मान लीजिए अगर डिसेबल बच्चे हैं तो उनके बैठने की उचित व्यवस्था वगैरह, ये सारी चीजें आपके लिए होनी चाहिए। फिर संसाधनों की उपलब्धता भी होनी चाहिए। कठोर आकलन प्रणाली की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो 1, 2, 3 आपका ऑप्शन होना चाहिए, तो आपका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, मानव आवश्यकताओं का सही क्रम है।
तो अब आपका देखिए ये इस तरीके का क्वेश्चन था जो अभी तक आपसे सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डीएलएड में पूछे जाते थे, लेकिन अब आपसे एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ लिया गया। तो अभिप्रेरणा आपका टॉपिक जरूर था, देखिए अभिप्रेरणा की थ्योरी में से ये क्वेश्चन है, मैस्लो की ये थ्योरी है जिसमें उन्होंने हायरार्की दी है एक, ठीक है। हायरार्की कहने का मतलब होता है पदानुक्रम। उन्होंने मानव की आवश्यकताओं को एक पदानुक्रम में लगाया है कि मानव जो है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए चीजें सीखता है। अब अगर सबसे पहली नीड जो होती है वो कौन सी होती है, फिजिकल नीड्स होती है, यानी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें आपका रोटी कपड़ा मकान आ जाएगा। ये ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनके बिना हम जी नहीं सकते, तो ये सबसे पहले हमें पूरी करनी होती है। उसके बाद ये अगर नीड पूरी हो गई तो हम सेकंड पे बढ़ेंगे, और सेकंड वाली नीड आपकी क्या है, सेकंड नीड होती है आपकी सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड मतलब सेफ्टी या सिक्योरिटी कह लीजिए। एक तो हमें सुरक्षा चाहिए, दूसरा जो चीजें हमने पहले लेवल पे प्राप्त की है, ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास है कल नहीं होनी चाहिए, हम उसकी एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। फिर जब ये नीड पे पूरी हो जाती है तो हमारी आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, ठीक है। लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स का मतलब होता है यहाँ पर कि हमें अब रिश्ते नाते परिवार प्रेम ये सब भी तो चाहिए, इनके बिना भी हम नहीं जी सकते। जब ये भी हमारा पूरा हो जाता है तो अब हमें क्या चाहिए, ठीक है, यहाँ पर 5 ही होते हैं। फिर अब हमें क्या चाहिए, सम्मान, एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, ठीक है। हमें समाज में सम्मान भी तो चाहिए, हमें समाज में क्या चाहिए, सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमारी प्रतिष्ठा चाहिए। और लास्ट में जब हम इन सारी नीड्स को कवर कर लेते हैं, अब आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी सब कुछ तो हमने प्राप्त कर लिया, अब हमें खुद को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस पे आ जाते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर। तो अब ये आपकी लाइन से ही लगी हुई है, आपसे पूरा ऑर्डर पूछा हुआ था और आपने देखा होगा मैंने जैसे बताया ये लाइन से ही लगी हुई है, तो 1 2 3 4 5 ही आना चाहिए आपका। तो ये आपका आ रहा है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट पे चलेंगे, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार कितने प्रकार की दिव्यांगताएं हैं। अब देखिए ये आपसे पूछ लिया तो अब आपको ये वाला एक्ट भी तैयार करना है। अभी तक आप आरटी तो तैयार करते ही थे, आरटी 2009, ठीक है। अब आपसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी तैयार करने के लिए कहा गया है, मतलब आपसे डीलेट भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब नेक्स्ट के लिए तो आपको प्रिपेयर करना ही है। तो कितने प्रकार की डिसेबिलिटीज होती है, तो 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज होती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है एनईपी 2020 विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार के प्रगति कार्ड की अनुशंसा करती है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका एनईपी से आया है, तो आपके किस प्रकार का आपका प्रोग्रेस कार्ड होना चाहिए, 360 डिग्री होलिस्टिक, 180 डिग्री 360 हैप्पी प्रोग्रेस कार्ड, 180 डिग्री हैप्पी प्रोग्रेस कार्ड। तो ये है आपका 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, मतलब 360 डिग्री बच्चे के समग्र विकास के ऊपर हमको ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका विद्यार्थियों में जिन क्षमताओं और मूल्यों को विकसित किया जाना चाहिए वे है वैज्ञानिक मनोवृत्ति, आलोचनात्मक चिंतन, रटन स्मृति या सृजनात्मकता। तो देखिए साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, रटने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो 1 2 4 होना चाहिए आपका ऑप्शन, तो 1 2 4 आपका ए में। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि कक्षा में प्रस्तुत अवधारणाओं एवं विचारों को वास्तविक जगत से जोड़ने के अवसर प्रदान करती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं, टीचिंग मेथड पे जरूर आपका क्वेश्चन बनेगा और पूछ लेते हैं किसमें बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है या कौन जो है रियल लाइफ से ज्यादा आपको जोड़ेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। तो कक्षा कक्ष चर्चा व्याख्यान मार्गदर्शित अध्ययन या क्षेत्र भ्रमण, तो फील्ड ट्रिप जो है सबसे ज्यादा आपको रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देगा। नेक्स्ट है आपका शिक्षा में अनुसंधान का उद्देश्य है नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, नए तथ्यों की खोज करना, नवीन प्रयोग करना, उपरोक्त सभी। तो देखिए रिसर्च के ऑब्जेक्टिव एजुकेशन में क्या होते हैं, ये सभी होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका संदीप एक राजकीय विद्यालय में नव नियुक्त अध्यापक है, प्रत्येक पाठ के कक्षा शिक्षण के पश्चात उसे क्या करना चाहिए, अगली विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बच्चों को पाठ समझ में आ गया हो, फिर है संपूर्ण कोर्स के पश्चात एक परीक्षण लेना चाहिए, या फिर 1-2 बच्चों से प्रश्न पूछकर तब आगे नया पाठ शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बच्चे जो हैं उनको पाठ समझ में आ गया है, तभी वो आगे बढ़े। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 49, सिद्धा कक्षा 8 की अध्यापिका अपनी कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रही थी। उसने यह देखा कि कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं। उसने इस पर चिंतन किया और यह एहसास किया कि बच्चों में अरुचि का कारण व्याख्यान विधि का प्रयोग हो सकता है। उसे अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, अपनी शिक्षण शैली को बदलना चाहिए, शिक्षण के लिए बहुआयामी विधियों का प्रयोग करना चाहिए, विद्यार्थियों को एक एक करके पढ़ने के लिए कहना चाहिए और फीडबैक देना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा भाई, यहाँ पर आपका ये सभी चीजें जो है वो तरीके इस्तेमाल कर सकती है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, एनसीएफएसई 2023 के अनुसार पंचकोश का अर्थ है
5 मानसिक क्षमताएं, 5 आध्यात्मिक क्षमताएं, पंचमुखी विकास या जीवन के 5 मार्ग। तो एनसीईआरटी पे से आपका क्वेश्चन आ गया, तो इस पर से आपको तैयार जरूर करना है। तो ये है आपकी आपके पंचकोश का अर्थ क्या है आपका 5 फोल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर सी होगा। तो हमने आज डीएलएड का टीचिंग एप्टीट्यूड का जो प्रीवियस ईयर पेपर था वो पूरा आपका सॉल्व कर लिया है। और अगर आप नेक्स्ट आने वाले डीएलएड के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेदश्री क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऑलरेडी यहाँ पर एक बैच चल रहा है जिसमें बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, हमारा कोर्स भी काफी आगे बढ़ रहा है। तो आप लोग चाहें तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले डीएलएड के लिए ये बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल रह सकता है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।